आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए चाय पीने का मजा पहले से भी ज्यादा आ रहा है। हाँ राधा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज ठंड पहले से भी ज्यादा है और चाय का भी आज बहुत मजा आ रहा है। जमींदार और उसकी पत्नी राधा दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां से गांव का एक आदमी, जिसका नाम मोहन था, अपने कंधे पर लकड़ियों का एक गट्ठर उठाए जा रहा था। उसे देखते ही जमींदार ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, ये मोहन इतनी ठंड में ये लकड़ियों का गट्ठर कहाँ ले जा रहा है? मुझे तो लगता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए मोहन ये लकड़ियां जंगल से काट कर लाया है और अब इन्हें अपने घर ले जा रहा है। अच्छा राधा, तुम यहीं पर चाय का मजा लो, मैं अभी मोहन से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर जमींदार हरिराम मोहन के पास चला गया और जाकर उसे गुस्से से कहा, मोहन, ये जो लकड़ियां तुम जंगल से काट कर लाए हो, ये तुमने किसकी अनुमति से काटी है? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि जंगल से लकड़ियां लानी चाहिए या नहीं। अब ये लकड़ियां यहीं रख दो और खाली हाथ वापस घर चले जाओ। जमींदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जंगल तो पूरे गांव वालों का है। जंगल से लकड़ियां काटने के लिए आपकी इजाजत लेना क्यों जरूरी है? जब जंगल सबका है तो जिसका मन चाहे लकड़ियां काट कर ले जाए। ये जंगल मेरा है क्योंकि मैं इस गांव का जमींदार हूं, इसलिए मेरी इजाजत के बिना तुम लोगों को लकड़ियां काटना मना है। अब जो लकड़ियां तुम जंगल से काट कर लाए हो, उन्हें यहीं रख दो, वरना उनकी कीमत दो, तभी तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। जमींदार की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। नमी भरी टूटी हुई आवाज में वह बोला, जमींदार साहब, ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं, ठंड का कहर बहुत ज्यादा है, कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा। सारा मजदूरी का काम बंद पड़ा है और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मैं ये लकड़ियां इतनी कड़की ठंड में मेहनत करके काट कर लाया हूं। अगर मैं ये भी आपको दे दूं या इनके पैसे आपको चुका दूं, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा जमींदार साहब? मोहन, अगर तुमने मुझे अभी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरे गांव वालों से पिटवाऊंगा और बेइज्जत भी करवाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे इन लकड़ियों के पैसे दे दो और फिर ये लकड़ियां अपने घर लेकर चले जाओ। मोहन ने जमींदार को पैसे दे दिए, फिर वहां से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और अपने घर चला गया। इसके बाद जमींदार वापस अपनी हवेली में आया और जाकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। ये कहानी काली पहाड़ी के पास बसे हुए गांव रामपुर और ठंड के कहर की है। इस गांव में हरिराम नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर और बेहद लालची इंसान था। वह गांव वालों का गलत फायदा उठाता था, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था और जरूरतमंदों को कर्ज देकर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता था। जो भी उससे कर्ज लेने आता, वह उसकी जमीन हथिया लेता और बाद में उसी व्यक्ति से उसकी ही जमीन पर काम करवाता था। एक दिन जमींदार अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा था कि तभी काम वाली उसके पास आई और बोली, मैम साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है। काम करने के लिए अगर थोड़ा गर्म पानी मिल जाता तो अच्छा होता। ठंडे पानी में काम करते करते मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं। पारो, अंदर चूल्हे पर जाकर पानी गर्म कर लो और फिर उसी से अपना काम कर लेना। अरे, काम करने के लिए गर्म पानी की क्या जरूरत है? अपने घर पर भी तो ठंडे पानी से ही काम करती होगी ना, तो यहाँ करने में क्या परेशानी है? नहीं जमींदार जी, मेरे घर वाले मुझे ठंडे पानी से काम करने नहीं देते। मैं तो घर पर चूल्हे पर गर्म किए हुए पानी से ही काम करती हूँ। अब आप ही देखिए ना, कैसी दांत किटकिटाने वाली ठंड है। ऐसे में अगर ठंडे पानी से काम करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी ना। अच्छा, आई बड़ी बीमार होने वाली। अगर तेरी बात सुनकर रोज रोज हम तेरे लिए चूल्हे पर पानी गर्म करने लगेंगे तो हमारा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। जाकर चुपचाप ठंडे पानी से काम कर, और अगर काम नहीं होता तो हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और को काम पर रख लेंगे। हे भगवान, आप ठीक नहीं कह रहे हैं मुखिया जी। देखना, किसी दिन किसी अपने की हाय लग जाएगी। अब बेचारी रेखा को ठंडे पानी में ही पूरे घर का सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ बुरी तरह से सूज जाते हैं। वह काम करके अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे मोहन की पत्नी शीला मिलती है। अरे रेखा बहन, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? ये तो बहुत ही बुरी तरह से सूज गए हैं।
अरे क्या ही बताऊं शीला बहन, वो जमींदार है ना, मैं उनके घर पर काम करती हूँ, वो तो गर्म पानी के साथ काम ही नहीं करने देते और कुछ कहो तो काम से निकालने की अलग से धमकी दे देते हैं। मुझे अभी काम की जरूरत है, इसलिए ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती। बाप रे बाप, ये जमींदार तो दिन पर दिन और ज्यादा लालची होता जा रहा है। इसने तो मोहन जी से भी जंगल से कटी हुई लकड़ी के पैसे ले लिए और तुम्हारे साथ भी कितनी लालच कर रहा है। गांव में अपनी पद का नाजायज फायदा उठाता है ये जमींदार। लेकिन देखना, किसी दिन किसी गरीब की बहुत बुरी बद्दुआ इससे लगेगी। लीजिए आपकी चाय। चाय तो मैं बाद में पीऊंगा, लेकिन अभी मुझे गांव में कई लोगों से पैसे लेने जाना है। बहुत से लोगों ने अपना घर गिरवी रखकर मुझसे पैसे उधार लिए थे, जो अब तक चुकाए नहीं हैं। अरे तो क्या हो गया? हाँ, नहीं चुकाए हैं तो आगे चुका देंगे। इतनी भयानक ठंड का मौसम है, कम से कम लोगों पर थोड़ी दया तो कीजिए। इतनी ठंड में लोगों का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। ठंड तो हर साल पड़ती है, और ये बात तो उन लोगों को मुझसे उधार लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। जमींदार लोगों से अपनी उधार की रकम वसूलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। अरे मोहन, याद है कि नहीं, तुझे मेरा उधार भी चुकाना है। आज का दिन उधार चुकाने के लिए तय था, तो सोचा इतनी ठंड में तुझे क्या परेशान करूं, इसलिए मैं खुद ही उधार लेने आ गया हूं। मोहन ने जमींदार को थोड़े से पैसे दे दिए और उससे कहा, माफ करना सेठ जी, लेकिन ठंड के कारण काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा। अभी मैं इतने ही पैसे जोड़ पाया हूं। फिलहाल आप ये पैसे ले लीजिए, बाकी पैसे मैं जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूंगा। तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। हर साल तुम जैसे लोग मुझसे उधार लेते हो और उधार चुकाने के समय इसी तरह के बहाने बनाते हो। अगर उधार के पैसे नहीं चुका सकते तो फिर अपना यह घर खाली कर दो। मैं इसे किराए पर चढ़ाकर या बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। अरे मुझ पर रहम कीजिए जमींदार जी। अगर मैं ये घर खाली कर दूं तो अपने परिवार को लेकर इतनी ठंड में कहां जाऊंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ना निकालूं, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मुफ्त में मेरे लिए काम करो, तभी धीरे धीरे तुम्हारा उधार चुकता होता जाएगा। ठीक है जमींदार जी, मुझे मंजूर है। उधार के पैसे वसूलने के लिए जाता है, लेकिन जो लोग पैसे नहीं चुका पाते वह उन सबको अपने लिए काम पर लगा लेता है और उन्हें जंगल में पूरा दिन लकड़ियां काटने का काम देता है। फिर अगली सुबह वे लोग गांव के जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। अरे मोहन भाई, इतनी ठंड में लकड़ियां काटकर तो मेरे हाथ सूज गए हैं, ऊपर से हाथों में छाले भी पड़ गए हैं। ये जमींदार तो बहुत ही निर्दयी है। न जाने पैसों का कितना लालची है, जो इतनी ठंड में भी हम लोगों पर जरा सी भी दया नहीं कर रहा। तुमने ठीक कहा भाई। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैसों से बढ़कर वो कुछ और सोचता ही नहीं। उसकी सुबह पैसों के बारे में सोचते हुए होती है और रात को भी भगवान का नाम लेकर सोने के बजाय पैसा पैसा करते हुए ही सो जाता है। वे दोनों जंगल में लकड़ियां काटते हुए आपस में ये बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों की पत्नियां उनके लिए खाना लेकर आ जाती हैं। अरे अच्छा हुआ शीला जो तुम आ गई। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन यहाँ तक आते आते खाना ठंडा हो जाता है। इतनी ठंड में ठंडा खाना खाकर तो दांत भी कंपकपाने लगते हैं। घर से अगर चाय बनाकर लाओ तो वह भी ठंडी हो जाती है। पूरा दिन चाय पीने का मन करता रहता है, लेकिन इस काम की वजह से एक प्याली गर्म चाय भी नसीब नहीं हो पाती। अरे आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां हैं। हम इनसे एक चूल्हा बना लेते हैं और उस चूल्हे पर आप दोनों के लिए खाना गर्म कर देंगे और उसके बाद चाय भी बना देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा शीला। तुम अभी हमारे लिए खाना गर्म कर दो। वे सभी मिलकर लकड़ियों का एक चूल्हा बना लेते हैं और उस पर गर्मा गर्म चाय और खाना बनाकर खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बात की भनक जमींदार को लग जाती है। शाम को जब मोहन और किशन लकड़ियां लेकर जमींदार के घर पहुंचते हैं तो जमींदार कहता है, आज तो तुम लोगों ने लकड़ी के चूल्हे पर खाना गर्म करके खाया है और उसके बाद गर्मा गर्म चाय भी बनाकर पी है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं जमींदार जी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे। और ठंड ही इतनी ज्यादा है कि खाना गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए
एक चूल्हा तो जरूरी होता है ना, इसीलिए थोड़ी सी लकड़ी से हमने एक चूल्हा बना लिया था। किससे पूछकर तुमने वो चूल्हा बनाया? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस चूल्हे के चक्कर में कितनी लकड़ियां खराब हो गई हैं? अब मैं तुम्हारी आज की कमाई बिल्कुल नहीं गिनूंगा और कल तुम्हें 2 गुनी लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। क्या? लेकिन हमने तो बस थोड़ी सी लकड़ी ही ली थी, इसके लिए आप हमारी पूरे दिन की कमाई कैसे काट सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। हाँ जमींदार जी, इतना भी लालच मत कीजिए, किसी गरीब की बद्दुआ लग जाएगी। हम दोनों ने आपके उद्धार में से आधे से ज्यादा पैसे चुका दिए थे, बस थोड़े से ही पैसे बाकी रह गए थे। उन्हीं के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कड़क ठंड के मौसम में। आप जानते हैं इतनी ठंड में लकड़ियां काटने का काम कितना ज्यादा मुश्किल होता है, इसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। देखो तो जरा, कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। अगर तुम लोगों को इतनी ही ठंड लगती है और काम करने में इतनी ही परेशानी होती है, तो फिर तुम्हें मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के आज अपना घर खाली कर दो, अब तो मैं तुम्हें काम करने का भी मौका नहीं दूंगा। अरे बस भी कीजिए, क्यों अपने लालच के लिए बेचारे गरीब इंसानों को परेशान कर रहे हैं? थोड़े से ही पैसे हैं, चुका दिए जाएंगे। और आपके पास आखिर किस चीज की कमी है जो आपको पैसे लेने की इतनी जल्दी है? देखो मालिनी, मैं इस गांव का जमींदार हूं और मुझे हर एक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं इस तरह लोगों के पैसे छोड़ने लगूं तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरे काम के बीच में बोलने से दूर रहो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें इसकी कोई समझ नहीं है। अब तुम लोग जल्दी से अपना घर खाली करो। हम अपना घर खाली नहीं करेंगे जमींदार जी, क्योंकि जितना पैसा हमें आपका चुकाना था उससे कहीं ज्यादा काम हम आपके लिए कर चुके हैं, इसलिए आपका और हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब न तो हम आपके यहां काम करेंगे और न ही अपना घर खाली करेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने लकड़ी की चोरी की है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा चालाक मत बनो। और अगर तुम अपना घर खाली नहीं करोगे तो घर खाली करवाने के मुझे और भी तरीके आते हैं। जमींदार उन लोगों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है और कुछ लोगों को उनके घरों में भेजकर उनका सारा सामान बाहर फेंकवा देता है और जबरदस्ती उनके घरों पर कब्जा कर लेता है। इतनी कड़ाके की ठंड में वे दोनों अपने परिवार के साथ सड़क पर आ जाते हैं। सत्यानाश हो उस जमींदार का जिसने हम गरीब लोगों के साथ ऐसा किया। हमारे पतियों ने इतनी ठंड में इतनी मेहनत करके उसके पैसे चुकाए, इसके बाद भी उसने हमारे साथ धोखा किया। भगवान उसे उसके की अच्छी सजा दे। भगवान तो उसे जब सजा देगा तब देगा, लेकिन अभी हम क्या करें? देखो तो ठंड के मारे यहाँ कांप रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सिर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं बची है। हमें जंगल से लकड़ियां लानी होंगी और उन्हीं से एक घर बनाना होगा। और अगर इस बार जमींदार ने कुछ कहा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वे सभी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं ताकि ठंड से बचने के लिए एक घर बना सके, लेकिन जमींदार के आदमी उन्हें ऐसा करने नहीं देते और मारपीट करके वहां से भगा देते हैं। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो ना, हम चाचा के घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा का घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी तुम्हारे चाचा हमें अपने घर में रहने नहीं देंगे। हमें तो कुछ और ही सोचना होगा। उन लोगों को रात बिताने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। उनके पास सिर्फ रजाइयां और कंबल होते हैं, तो वे एक पेड़ के नीचे गद्दे बिछाकर रजाई ओढ़कर लेट जाते हैं। लेकिन रात को बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी रजाइयां, कंबल और गद्दे सब कुछ भीग जाता है। हे भगवान, क्या ठंड से पहले ही कम कहर मचा हुआ था कि इतनी ठंड में बारिश भी करा दी? अब तो सारी रजाइयां और गद्दे भी भीग गए हैं। अब हम ठंड से अपना बचाव कैसे करेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ बेटा? जरा इधर आओ, मुझे तुम्हारा माथा छूकर देखने दो। शीला अपने बेटे का माथा छूकर देखती है तो उसका माथा बुखार की वजह से पूरी तरह तप रहा होता है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। मोहन जी, हमें अभी के अभी राजू को अस्पताल लेकर जाना होगा। सिर्फ राजू को ही नहीं, शीला बहन, मोनू को भी बुखार हो गया है। दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वे लोग जल्दी से मोनू और राजू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं
और उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वे सब अपने बच्चों की दवा दिलवाने में खर्च कर देते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, इन दवाओं से कुछ देर के लिए आपके बच्चों का बुखार ठीक हो सकता है, लेकिन ठंड की वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। इन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही भर्ती रखना होगा।